गुड मॉर्निंग। आज का टॉपिक है जर्नल। और अच्छी तरीके से जर्नल पढ़ने के लिए हम लोग जर्नल में क्या क्या सीखना है, सबसे पहले ये समझ लें। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जर्नल कौन से सिस्टम, बुक कीपिंग के कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग जर्नल हम लोग करते हैं। मीन्स व्यापारिक लेन देनों को वेस्टिंग बुक से या मेमोरेंडम बुक से, छहसील पुस्तिका से या यादगार पुस्तिका से पहली बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में और सिस्टमेटिकली मीन्स क्रमानुसार डे बाय डे जब हम लोग पहली बार फर्स्ट टाइम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में व्यापार की पुस्तकों में लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, तो इसको हम लोग जर्नल कहते हैं। बट जर्नल हमारा अकाउंटेंसी का फर्स्ट फंक्शन है जो कि रिकॉर्डिंग के अंतर्गत आता है। यानी हम लोग जब व्यापारिक लेन देनों को, सबसे पहले व्यापारिक लेन देनों को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने का मतलब हो गया कि व्यापारिक लेन देनों को सबसे पहले हम लोग पहचानते हैं कि वो किस तरह का लेन देन है। मीन्स डोमेस्टिक नेचर का लेन देन है, फैमिली नेचर का लेन देन है, या फिर बिजनेस नेचर का लेन देन है। यदि वो डोमेस्टिक नेचर का लेन देन होगा, घरेलू प्रवृत्ति का लेन देन होगा, या नहीं तो यदि वो फैमिली नेचर का ट्रांजैक्शंस होगा, लेन देन होगा, तो हम लोग इसको बिजनेस बुक में नहीं लिखेंगे, व्यापार की पुस्तकों में नहीं लिखेंगे। हम लोग इसको फैमिली वाले रजिस्टर में लिख देंगे, जहाँ पर हम लोग घर के हिसाब किताब को लिखते हैं। लेकिन जब वो लेन देन बिजनेस नेचर का होगा तो कैसे पता चलेगा कि वो लेन देन बिजनेस नेचर का है। हम लोग किसी भी लेन देन को कैसे पता करेंगे कि वो लेन देन, वो ट्रांजैक्शंस व्यापार का है या तो फिर घरेलू प्रवृत्ति का है, घर का है। तो इसके लिए हमें ये समझना होगा सबसे पहले कि हमारे बिजनेस का एसेट्स, हमारे बिजनेस का लायबिलिटीज, यानी एसेट्स मीन्स संपत्ति, लायबिलिटीज मीन्स दायित्व, देयताएं, एक्सपेंसेस, इनकम, और कैपिटल। कोई भी लेन देन, कोई भी ट्रांजैक्शंस यदि हमारे व्यापार के इस पांचों में से किसी एक को इफेक्ट करे, किसी एक को भी यदि प्रभावित करे, घटाए या बढ़ाए, तो वो लेन देन, वो ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस का ट्रांजैक्शंस होगा। फर्स्ट इन हैंड हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, पहचानते हैं कि कौन सा लेन देन हमारे बिजनेस से रिलेटेड है और कौन सा लेन देन हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, बल्कि वो हमारी फैमिली से रिलेटेड है, या तो फिर वो अपना लेन देन है, ये व्यापार से संबंधित नहीं है। तो हमें यहाँ पर चेक करना होगा कि यदि वो लेन देन, ट्रांजैक्शंस हमारे बिजनेस के एसेट्स को, हमारे बिजनेस यानी व्यवसाय, बिजनेस के एसेट्स को, बिजनेस के लायबिलिटीज को, बिजनेस के एक्सपेंसेस यानी खर्च को, बिजनेस के इनकम यानी आमदनी को, बिजनेस के पूंजी यानी कैपिटल को, इस पांचों में से किसी एक को भी घटाए या बढ़ाए, कमी या वृद्धि हो, तो ऐसे लेन देन हमारे बिजनेस ट्रांजैक्शंस कहलाएंगे, व्यापार के लेन देन कहलाएंगे। और व्यापार के लेन देन को फर्स्ट इन हैंड हम लोग वेस्टिंग बुक में लिखते हैं। कहाँ लिखते हैं? वेस्टिंग बुक में लिखते हैं। वेस्टिंग बुक को हम लोग कहते हैं छहसील पुस्तिका। वेस्टिंग बुक, इसका दूसरा नाम भी है मेमोरेंडम बुक। सिर्फ याद रखने के लिए, जब हम लोग व्यापार करते हैं, व्यापार के लेन देन करते हैं, उस समय में
व्यापारी के पास इतना टाइम नहीं होता है कि वो व्यापार के लेन देनों को बिजनेस बुक में रिकॉर्ड करे, सिस्टमेटिक ढंग से रिकॉर्ड करे, डे बाय डे रिकॉर्ड करे और रूल वाइज रिकॉर्ड करे। तो इसके लिए व्यापारी या तो फिर व्यापारी का जो अकाउंटेंट होता है वो व्यापार के लेन देनों को सबसे पहले वेस्टिंग बुक में लिखता है। वेस्टिंग बुक में लिखने के लिए कोई रूल्स नहीं होता है, वेस्टिंग बुक में लिखने के लिए कोई रूल्स नहीं होता है, कोई कंसेप्ट नहीं होता है, कोई सिस्टम नहीं होता है। जब हम लोग व्यापार करते हैं और व्यापार में हम लोग लेन देन करते हैं तो इस लेन देन को हम लोग जो पहली बार लिखते हैं वो वेस्टिंग बुक में लिखते हैं, मेमोरेंडम बुक में लिखते हैं। और इस बुक को लिखने के लिए कोई सीखने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस बुक में कैसे लेन देनों को लिखोगे। कोई रूल, कोई कंसेप्ट, कोई प्रिंसिपल नहीं होता है, कोई मेथड नहीं होता है, आप सिर्फ याद करने के लिए इस बुक में लिख लेते हो। लेकिन वेस्टिंग बुक से हम लोग तैयार करते हैं जर्नल, वेस्टिंग बुक से हम लोग तैयार करते हैं जर्नल, रोजनामचा, यानी पहली बार हम लोग रिकॉर्ड करते हैं व्यापार के बुक में, वेस्टिंग बुक से पहली बार रिकॉर्ड करते हैं व्यापार के बुक में। तो हम लोग अभी जर्नल पढ़ रहे हैं, हम लोगों का जो चैप्टर है वो जर्नल है। चलो, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि हम लोग जो जर्नल करते हैं व्यापार के लेन देनों को जो व्यापार की पुस्तकों में लिखते हैं वो हमारा सिस्टम कौन सा है। सिस्टम का मतलब होता है प्रणाली। और आपको पता है कि जब मैंने बुक कीपिंग पढ़ाया था तो बुक कीपिंग के अकॉर्डिंग हमने सिस्टम को दो भागों में बांटा था, एक इंग्लिश सिस्टम और दूसरा इंडियन सिस्टम, भारतीय प्रणाली। इंग्लिश सिस्टम को हमने तीन भागों में बांटा था, इंग्लिश सिस्टम को हमने तीन भागों में बांटा था। और इंग्लिश सिस्टम में हमने लेन देनों को लिखने के वे सिस्टम को शामिल किया था जहां पर व्यापारिक लेन देनों को अंग्रेजी में लिखा जाता था, यानी लिखने के लिए, लेन देनों को लिखने के लिए इंग्लिश का यूज किया जाता था। तो उस तरह के सिस्टम को हम लोगों ने रखा इंग्लिश सिस्टम में। और लेन देनों को लिखने के लिए जो हमारे भारत में जो सिस्टम, जो प्रणाली प्रचलित थी, तो मैं बता रहा था कि हम लोगों ने सिस्टम को दो भागों में बांटा था, एक इंग्लिश सिस्टम और एक इंडियन सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में हम लोग व्यापारिक लेन देनों को इंग्लिश में लिखा करते थे और इंडियन सिस्टम में हम लोग भारतीय प्रणाली को रखते हैं। भारत में व्यापारिक लेन देनों को जिस तरह से लिखा जाता था, और ये लिखने का काम करते थे बहुत पहले मुनीम जी या मुंशी जी, चूँकि आप लोग जानते होंगे ये सब बात, ठीक। तो अभी इंडियन सिस्टम लगभग हमारे यहाँ इंडियन सिस्टम का पतन हो चुका है। देखने को कहीं मिलेगा नहीं कि मुनीम जी लोग भारतीय लेन देनों को किस प्रकार से लिखते हैं, 4 फोल्डिंग बुक में येलो कागज़ यानी पीले वाले कागज़ पर, ठीक है। तो सिस्टम में हम लोग आ जाते हैं इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में 3 सिस्टम होते थे, जो मैंने पिछले क्लास में बताया भी था। तो 3 सिस्टम होते हैं, जिसमें से पहला सिस्टम था आपका कैश सिस्टम। कैश सिस्टम का मतलब था रोकर प्रणाली, और रोकर प्रणाली का यूज़ जितने भी डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, जो भी प्रोफेशनल पर्सन होते हैं, पेशेवर व्यक्ति होते हैं, जिनके यहाँ सिर्फ नगद लेन देन होते हैं, उधार लेन देन बहुत कम मात्रा में होते हैं, तो वो लोग अपने व्यापारिक लेन देनों को या फिर अपने लेन देनों को कैश सिस्टम के अकॉर्डिंग वो लोग अपने बुक को रिकॉर्ड करते हैं, यानी व्यापारिक लेन देनों को लिखते हैं। तो कैश सिस्टम को मेंटेन करता है कौन? जितने भी प्रोफेशनल पर्सन हैं। मैंने दूसरा बताया था सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम मीन्स एकहरा लेखा प्रणाली या एकाकी लेखा प्रणाली, एकांगी लेखा प्रणाली। और सिंगल एंट्री सिस्टम में व्यापारिक लेन देनों को लिखने का कोई रूल्स नहीं होता है, कोई मेथड नहीं होता है। व्यापारिक लेन देनों को लिखने का जो व्यवस्थित तरीका है वो सिंगल एंट्री सिस्टम में नहीं होता है, यानी इसमें व्यापारी किसी लेन देनों को एक बार लिखा जाता है तो किसी लेन देन को 2 बार लिखा जाता है, और किसी लेन देन को लिखने की ज़रूरत नहीं है तो लिखा भी नहीं जाता है। मीन्स यदि डबल एंट्री सिस्टम से कंपेयर किया जाए सिंगल एंट्री सिस्टम को, तो सिंगल एंट्री सिस्टम एक अनसाइंटिफिक सिस्टम है, अवैज्ञानिक लेखा प्रणाली है, जिसमें व्यापारिक लेन देनों को लिखने के लिए कोई व्यवस्थित नियम नहीं है। आवश्यकता पड़ने पर किसी को 2 बार लिख लो, तो किसी को 1 बार लिख लो, तो किसी को लिखा जाता भी नहीं है। खाते भी सारे खाते नहीं खोले जाते हैं, कैश बुक खोले जाते हैं, डेटर और क्रेडिटर का अकाउंट खोला जाता है।
तो बस और ये सिस्टम यदि देखा जाए सिंगल एंट्री सिस्टम तो सही सिस्टम नहीं है, लेकिन आज भी सिंगल एंट्री सिस्टम यदि जीवित है तो वो जितने भी छोटे मोटे व्यापारी हैं वो लोग सिंगल एंट्री सिस्टम को आज भी जीवित रखे हुए हैं, क्योंकि सिंगल एंट्री सिस्टम में पैसा भी कम लगता है, एक्सपेंसेस कम लगता है सिंगल एंट्री सिस्टम को मेंटेन करने में। सिंगल एंट्री सिस्टम में टाइम भी कम एक्सपेंसेस होता है, समय भी कम लगता है, और जब समय कम लगता है, पैसे कम लगते हैं और मेहनत कम लगता है तो ये छोटे व्यापारियों के लिए काफ़ी ज़्यादा सफिशिएंट है। तो सिंगल एंट्री सिस्टम छोटे व्यापारियों के लिए उपयुक्त है। हम लोग यहाँ पर बड़े बिजनेस की बात कर रहे हैं जहाँ पे व्यापार का फुल डिटेल चाहिए, विस्तृत जानकारी चाहिए, हर एक जानकारी को, हर एक इवेंट्स को, हर एक घटनाएं को, प्रत्येक लेन देन को लिखने का काम किया जाता है। और हम लोग व्यापारिक लेन देनों को लिखने का, रिकॉर्ड करने का काम करते हैं, क्लासीफाई, समराइज, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन का काम करते हैं। और वो सिस्टम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम। हम लोग जर्नल करें, लेजर तैयार करें, ट्रायल बैलेंस तैयार करें, कोई सा भी व्यापारिक लेन देनों को लिखने का काम करें, वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन का काम करें, समरी तैयार करने का काम करें, इट मीन सारांश तैयार करने का काम करें, या फिर एनालिसिस करें, विश्लेषण करें, या फिर रिपोर्ट मेकिंग करें, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार करें, या तो फिर हम लोग इंटरप्रिटेशन का काम करें। हम कोई भी यदि काम करते हैं तो हमारा जो सिस्टम है, व्यापारिक लेन देनों को लिखने का जो सिस्टम है, अकाउंटेंसी का जो सिस्टम है, वो सिस्टम है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। और डबल एंट्री सिस्टम को हम लोग इंग्लिश सिस्टम में इन्वॉल्व करते हैं, इंग्लिश सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग इसको लेकर के आते हैं। क्या है डबल एंट्री सिस्टम? तो दोहरा लेखा प्रणाली नाम से ही स्पष्ट है, डबल एंट्री सिस्टम यानी दोहरा लेखा प्रणाली। तो जितने भी लेन देन होते हैं, डबल एंट्री सिस्टम, इसको हिंदी में हम लोग कहते हैं दोहरा लेखा प्रणाली। डबल का मतलब होता है दो बार, डबल का मतलब दो बार। तो यहां पर डबल एंट्री सिस्टम नाम क्यों पड़ा? क्योंकि जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, उन सारे लेन देन में दो एक्सपेक्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, एक रिसीवर और दूसरा गिवर है, मीन्स एक पाने वाला और दूसरा खोने वाला, लूजर पर्सन। फॉर एग्जाम्पल देख लें, कैश पेड टू राम, राम को नगद दिया, कैश पेड टू राम, राम को नगद दिया। राम इज द रिसीवर, राम पाने वाला और हम खोने वाले, हम देने वाले। जैसे मोहन से नगद पाया, मोहन देने वाला और हम पाने वाले। तो जितने भी व्यापारिक लेन देन होते हैं, उन सारे लेन देन में दो एक्सपेक्ट होते हैं, दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक कुछ पाता है तो दूसरा कुछ खोता है। और हम अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में, व्यापार की पुस्तकों में इन दोनों ही पहलुओं को लिखते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। हम अपने व्यापार की पुस्तकों में, बुक्स ऑफ अकाउंट में इन दोनों ही पहलुओं को, कौन से पहलू को? एक पाने वाला और दूसरा खोने वाला। ये जो प्रत्येक लेन देन में जो दो पक्ष, दो पहलू होते हैं, इन दोनों ही पहलुओं को रिकॉर्ड करते हैं डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में। तो इस तरह व्यापारिक लेन देनों के दोनों पक्षों को लिखना ही डबल एंट्री सिस्टम कहलाता है। करेक्ट? तो हम लोग डबल एंट्री सिस्टम, हमारा जो सिस्टम है व्यापारिक लेन देनों को लिखने का, वो है डबल एंट्री सिस्टम। तो हम लोग जर्नल किस सिस्टम के अकॉर्डिंग करते हैं? हमारा सिस्टम कौन सा है? डबल एंट्री सिस्टम। जब हम लोग डबल एंट्री सिस्टम का क्लास लेंगे तो उसमें बताएंगे कि डबल एंट्री सिस्टम का हिस्ट्री क्या था। डबल एंट्री सिस्टम को ल्यूकस पैसियोली, जो कि इटली के वेनिस नगर का रहने वाला था, वो 1494 ईस्वी में एक बुक लिखी थी और उसी बुक में इन्होंने डबल एंट्री सिस्टम के बारे में कुछ बताया था। ठीक है, इसलिए डबल एंट्री सिस्टम का जो प्रतिपादक है वो ल्यूकस पैसियोली को माना जाता है। चलो खैर, ये तो जब डबल एंट्री सिस्टम का हम लोग क्लास करेंगे तो फिर डबल एंट्री सिस्टम की हिस्ट्री के बारे में आपको हम बताएंगे। फिलहाल जर्नल चैप्टर पढ़ने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि हमारा जर्नल चैप्टर किस सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। चलो, जर्नल एंट्री सिस्टम हमको याद रखना है कि डबल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग होता है। और डबल एंट्री सिस्टम में मैंने बताया कि व्यापारिक लेन देन में दो पक्ष होते हैं, दो पहलू होते हैं, जिसमें से एक कुछ पाता है और दूसरा कुछ खोता है। और इन दोनों ही पहलुओं को हम लोग व्यापार की पुस्तकों में लिखते हैं
डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में, इसलिए इसका नाम पड़ा डबल एंट्री सिस्टम। सिस्टम के बाद हम लोग डेफिनेशन पे आ जाते हैं कि जर्नल का डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन का मतलब होता है परिभाषा, मीन्स जर्नल कहते किसको है। चलो जरा सा डेफिनेशन देख लें। The book in which all the business transactions means जर्नल एक ऐसा बुक है जिसमें in which all the business transactions जितने भी व्यापारिक लेन देन हैं इंटर्ड किया जाता है, व्यापारिक लेन देनों को लिखा जाता है। कहाँ से लिखा जाता है? वेस्टिंग बुक से लिखा जाता है। वेस्टिंग बुक से कहाँ लिखा जाता है? बुक्स ऑफ अकाउंट में, यानी व्यापार की पुस्तकों में लिखा जाता है। किस तरह लिखा जाता है? इन सिस्टमैटिकली एंड क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। सिस्टमैटिकली का मतलब होता है क्रमानुसार, एक के बाद एक, और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब होता है डे बाय डे। ठीक, तो डे बाय डे और सिस्टमैटिकली और क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में एज डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट नॉन एज जर्नल। इसका मतलब जर्नल क्या हुआ, जर्नल है क्या? तो यहां पर जरा से समझे, रोजनामचा एक ऐसा प्रारंभिक पुस्तक है जिसमें व्यापारिक लेन देनों को वेस्टिंग बुक से पहली बार व्यापार की पुस्तकों में प्रतिदिन क्रमानुसार डेबिट तथा क्रेडिट के फॉर्मेट में
लिखा जाता है। सारे मटेरियल को मैंने एक डेफिनेशन में ले लिया है कि जर्नल है क्या। तो जर्नल एक प्राइमरी बुक है, प्राथमिक पुस्तिका है, व्यापार के लेन देनों को लिखने का प्राइमरी बुक है। सबसे पहले व्यापार के लेन देनों को हम लोग जर्नल में ही लिखते हैं। अब कहोगे सर आपने तो बताया था कि व्यापारिक लेन देनों को हम लोग वेस्टिंग बुक में लिखते हैं। तो वेस्टिंग बुक इज नॉट अ बुक्स ऑफ अकाउंट। वेस्टिंग बुक जो है, छहसील पुस्तिका जो है, वो व्यापार की पुस्तिका नहीं है, क्योंकि छहसील पुस्तिका को, वेस्टिंग बुक को लिखने का कोई रूल नहीं है, सर्टेन रूल नहीं है, कोई मेथड नहीं है, कोई कंसेप्ट नहीं है। आप जब बिजनेस करते हो, व्यापार में लेन देन करते हो, तो आप अपनी सुविधानुसार एक पॉकेट डायरी में, एक कागज के टुकड़े पर सिर्फ याद करने के लिए जिस बुक में लिख लेते हो, उसको हम लोग कहते हैं वेस्टिंग बुक। तो वेस्टिंग बुक व्यापार की पुस्तिका नहीं है, बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं है। बुक्स ऑफ अकाउंट कौन सा है? जर्नल। ये व्यापार का पहला बुक्स ऑफ अकाउंट है, प्राथमिक है, प्राइमरी बुक्स ऑफ अकाउंट है जर्नल। पहली बार हम लोग जर्नल में लिखते हैं, ठीक, वो भी अकॉर्डिंग टू रूल। तो यदि जर्नल का डेफिनेशन देखा जाए तो रोजनामचा एक ऐसा प्रारंभिक पुस्तक है, प्राइमरी बुक को मैंने मेंशन कर दिया यहां पर, प्राथमिक पुस्तक है जिसमें व्यापारिक लेन देनों को, जर्नल में हम लोग व्यापारिक लेन देनों को लिखते हैं, जो लेन देन व्यापार का हो। व्यापारिक लेन देनों को वेस्टिंग बुक से, यानी छहसील पुस्तिका से पहली बार व्यापार की पुस्तकों में, बुक्स ऑफ अकाउंट में प्रतिदिन यानी पर डे का जो लेन देन है उसको क्रमानुसार डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में हम लोग लिखते हैं। तो इस तरह डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में प्राइमरी बुक में लिखना ही क्या कहलाता है? जर्नल कहलाता है। कोई डाउट? चलो अब डेफिनेशन के बाद आ जाएं। चलो ये तो डेफिनेशन समझ में आ गया। डेफिनेशन के बाद आ जाएं आप identify the nature of transactions। व्यापारिक लेन देनों का सबसे पहले हम लोग लेन देनों के नेचर को पहचानेंगे कि लेन देन किस नेचर के हैं। जितने भी लेन देन हैं उस लेन देनों का जर्नल तैयार करने के लिए सबसे पहले आपने समझ लिया कि जर्नल का सिस्टम क्या है। कौन से सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग जर्नल करते हैं? तो डबल एंट्री सिस्टम। जर्नल का डेफिनेशन क्या है, जर्नल हम लोग किसे कहते हैं, ये भी आपने समझ लिया। अब जर्नल करने के लिए प्राइमरी बुक में लिखने के लिए हमको आइडेंटिफाई करना होगा, पहचानना होगा। क्या चीज पहचानना होगा? द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस यानी लेन देन किस नेचर का है। इसका मतलब है कि जिस लेन देन को व्यापार की पुस्तकों में लिखना है, जर्नल करना है, सबसे पहले उसके नेचर को पहचानना होगा, ठीक। अब नेचर में खाते 3 प्रकार के होते हैं, मैंने पढ़ाया था, ठीक। नेचर में हम लोग पहचानेंगे कि वो लेन देन पर्सनल अकाउंट है या रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल अकाउंट है। क्लियर है? तो व्यापारिक लेन देनों के नेचर को हम लोग पहचानेंगे कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। तो यदि हम लोग पहचान लिए कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है, फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। कौन सा रूल अप्लाई करेंगे? जर्नल में जर्नल का रूल अप्लाई करो, पर्सनल में पर्सनल का रूल अप्लाई करो, रियल में रियल का रूल अप्लाई करो और नॉमिनल में नॉमिनल का रूल अप्लाई करो। चलो देखते हैं रूल क्या है। पर्सनल का रूल, रियल अकाउंट का रूल
और नॉमिनल अकाउंट का रूल। यदि लेन देन पर्सनल है, यदि लेन देन पर्सनल है तो हम लोग पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे। पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, मींस पाने वाले व्यक्ति को डेबिट करे और देने वाले व्यक्ति को क्रेडिट करे, व्यक्ति, फर्म या संस्था। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, मींस जो वस्तु या संपत्ति आ रही है उसे हम लोग डेबिट करेंगे, जो वस्तु या संपत्ति जा रही है उसे हम लोग क्रेडिट करेंगे, क्योंकि रियल का संबंध किसी वस्तु या संपत्ति से होता है। पर्सनल का संबंध व्यक्ति के नाम, फर्म के नाम, संस्था के नाम से होता है, या फिर कंपनी या उद्योग के नाम से होता है। ठीक। रियल जो होता है इसका संबंध किसी वस्तु या संपत्ति से होता है, और नॉमिनल अकाउंट का संबंध जो होता है वो खर्च, हानि, एक्सपेंसेस, लॉसेस या आय लाभ से होता है। क्लियर है? तो यदि लेन देन पर्सनल होगा तो पर्सनल का रूल अप्लाई करो, रियल है तो रियल का रूल अप्लाई करो, और नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल अप्लाई करो। पर्सनल का रूल है यदि ये व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी या उद्योग पा रहा है तो डेबिट करो, और यदि ये देने वाला है तो इसको क्रेडिट करो। ठीक। रियल का रूल है जो वस्तु या संपत्ति आ रहा है उसको डेबिट करो, जो वस्तु या संपत्ति हमारे बिजनेस से जा रहा है उसको क्रेडिट करो। नॉमिनल अकाउंट का रूल है जितने भी एक्सपेंसेस और लॉसेज है, खर्च और हानि है, उसको डेबिट करो, जितने भी इनकम और गेन्स है उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। ठीक। चलो, अब फर्स्ट नंबर में आपने सिस्टम समझ लिया, डेफिनेशन समझ लिया। जर्नल तैयार करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस को आइडेंटिफाई करेंगे, पहचानेंगे। फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, रूल्स अप्लाई करेंगे। ठीक। रूल्स अप्लाई करने के बाद फर्स्ट, सेकंड, यदि हम लोग सिस्टम को हटा दें, जरा सा देख लें, यदि हम लोग सिस्टम को हटा दें डेफिनेशन समझ में आ गया, डेफिनेशन को भी हम लोग हटा दें तो हम लोग जर्नल तैयार कैसे करेंगे। जर्नल तैयार करने के लिए हमको कौन कौन से स्टेप से गुजरना होगा। जर्नल तैयार करने के लिए सबसे पहले अब हम लोग क्या करेंगे, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सबसे पहला काम लेन देन के नेचर को पहचानेंगे कि वो लेन देन कौन से नेचर का है। ठीक। नेचर पहचानने के बाद हम लोग रूल अप्लाई करेंगे। तो सबसे फर्स्ट नंबर में रखा जाए आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। सेकेंड नंबर में रखा जाए रूल अप्लाई, रूल अप्लाई करेंगे। थर्ड नंबर में रखा जाए, थर्ड नंबर में फॉर्मेट। ठीक। कि जर्नल तैयार करने के लिए हम लोग किस तरह का फॉर्मेट खींचते हैं, किस तरह का खांचा होना चाहिए, किस तरह का लकीर खींचते हैं। फोर्थ नंबर में रूल अप्लाई करने के बाद थर्ड नंबर में फॉर्मेट, फोर्थ नंबर में हम लोग एंट्री करेंगे, मीन्स किस तरह से लिखेंगे, और फिफ्थ नंबर में हम लोग टोटल करेंगे, टोटलिंग कर देते हैं। तो जर्नल तैयार करने के लिए हम लोगों को 5 स्टेप से होकर के गुजरना पड़ता है। फर्स्ट इन हैंड व्यापारिक लेन देनों के नेचर को पहचाने कि कौन सा टाइप का लेन देन है, पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। फिर इसके बाद देन आफ्टर हम लोग पर्सनल, यदि पर्सनल नेचर का लेन देन होगा तो पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल होगा तो जो वस्तु या संपत्ति आ रही है व्यापार में उसको डेबिट करो, जो वस्तु या संपत्ति जा रही है उसको क्रेडिट करो। और यदि नॉमिनल होगा तो खर्च हानि आय लाभ को
हम लोग इस तरह से रूल अप्लाई करेंगे, खर्चानी को डेबिट और आय लाभ को इनकम और गेंस को क्रेडिट। मीन्स डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेज एंड क्रेडिट ऑल द इनकम एंड गेंस। चलो जब ये दोनों कंसेप्ट हो जाए तो हम लोग आते हैं फॉर्मेट पर। ठीक, हम लोग बारी बारी से सबका स्टडी करेंगे, याद रखेंगे 5 स्टेप से आपको गुजरना है। फर्स्ट, चलो पहले हम लोग लिख ही लेते हैं। स्टेप फॉर जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री के लिए हमें कौन कौन सा स्टेप लेना पड़ेगा? फर्स्ट नंबर में मैंने कहा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। मीन्स लेन देन की प्रकृति का पहचान करना। सेकंड नंबर में आइडेंटिफाई के बाद जब हम लोग पहचान लेंगे तो उसके बाद हम लोग अप्लाई द रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। मीन्स डेबिट तथा क्रेडिट के नियम को लागू करना। थर्ड नंबर में हम लोग रूल लागू करने के बाद हम लोग अब फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। फॉर्मेट ड्रॉ का मतलब हो गया कि खांचा खींचना, स्ट्रक्चर खींचना। फोर्थ नंबर में जब फॉर्मेट ड्रॉ हो जाएगा, फोर्थ नंबर में हम लोग एंट्री करेंगे। एंट्री का मतलब होता है प्रविष्टि करेंगे। एंड फिफ्थ नंबर में हम लोग टोटल ऑफ जर्नल करेंगे, यानी रोज नामचा का योग करेंगे। वैसे ये कोई इंपॉर्टेंट वर्क नहीं है, ये आप ना भी करोगे तो भी चलेगा। ठीक, अब बारी बारी से हम लोग जर्नल तैयार करना सीखेंगे। फर्स्ट नंबर में हम लोग सीख रहे हैं आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। ध्यान देंगे जरा सा, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शंस। हम लोग कैसे पहचानेंगे कि वो पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है? मैंने पढ़ाया था पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट किसे कहते हैं, बट उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग अलग ट्रिक अप्लाई करेंगे। चलो कैसे पहचानेंगे? फर्स्ट नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ये कैसे पता करेंगे कि वो लेन देन पर्सनल है, रियल है या नॉमिनल है। चलो पर्सनल के लिए जरा समझे। जिस लेन देन में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी का नाम हो, जिस लेन देन में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था, कंपनी या उद्योग का नाम होगा, इंडस्ट्रीज का नाम होगा, वह लेन देन पर्सनल होगा। प्रायोरिटी आप देंगे पर्सनल का। ठीक, फॉर एग्जाम्पल राम से नगद पाया। जिस लेन देन में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी का नाम। अब इस लेन देन में आप देखोगे राम इज द नेम ऑफ पर्सन। राम किसी व्यक्ति का नाम है, पर्सनल। अब कैश को मत देखना, इस पूरी लेन देन में राम व्यक्ति का नाम है, पर्सनल। किसके कारण पर्सनल हुआ? राम के कारण पर्सनल हुआ। श्याम को नगद दिया, कैश पेड टू श्याम।
इस पूरे लेन देन में आपको कहीं पर व्यक्ति का नाम दिखाई दे रहा होगा श्याम, किसी व्यक्ति का नाम है, इंडिविजुअल का नाम है, ये भी पर्सनल होगा। किसके कारण पर्सनल हुआ? श्याम के कारण। बैंक में नकद जमा किया, ये भी पर्सनल अकाउंट हुआ क्योंकि बैंक नाम है, संस्था का नाम है। मैंने बताया था किसी संस्था का नाम, किसी स्कूल का नाम, किसी कॉलेज का नाम, किसी हॉस्पिटल का नाम, किसी लाइब्रेरी का नाम, ठीक, ये सब के सब संस्था के नाम है और बैंक भी संस्था के नाम में आते हैं। इसलिए अब बैंक भी देखते होंगे, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, ये सारे के सारे बैंक किसी न किसी नाम पर होते हैं, तो बैंक भी नाम है और इसके बैंक के कारण पर्सनल अकाउंट में इसको शामिल किया गया है, ठीक। जैसे मिथिला ट्रेडर्स से मिथिला ट्रेडर्स से माल खरीदा, इस पूरे लेन देन में मिथिला ट्रेडर्स से माल खरीदा, यहां पर मिथिला ट्रेडर्स किसी दुकान का नाम है, शॉप का नाम है, जिसके कारण से ये पर्सनल हो गया, करेक्ट। जैसे बिहारी ट्रेडर्स से या बिहारी ट्रेडर्स को माल बेचा, यहां पर बिहारी ट्रेडर्स जो आप देख रहे हो ये भी किसी संस्था का नाम है, किसी दुकान का नाम है और ये भी पर्सनल होगा इसके कारण, ठीक। तो जब भी आपको लेन देन में कोई व्यक्ति का नाम मिल जाए, कोई संस्था का नाम मिल जाए, कोई कंपनी या ट्रेडर या कोई दुकान का नाम मिल जाए, कोई इंडस्ट्रीज उद्योग का नाम मिल जाए, तो वो लेन देन, पूरा लेन देन कौन सा होगा? पर्सनल अकाउंट। यानी इस लेन देन का नेचर जो होगा वो पर्सनल अकाउंट होगा। कट आउट। चलो रियल अकाउंट जरा सा देखें, कैसे पहचानेंगे कि रियल अकाउंट है। बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक है, जिस लेन देन में ये सेंटेंस मिल जाए, ये दोनों नगद खरीदा या नगद बेचा, जरा देख लें, नगद खरीदा या नगद बेचा, यदि मिल गया जिस सेंटेंस में, तो समझ लो कि वो सेंटेंस, वो लेन देन रियल होगा, अदरवाइज कोई भी लेन देन रियल नहीं होगा। चेक कर लेते हैं। श्याम को माल बेचा, करेक्ट। जरा देखें, अब आप कहोगे कि सर बेचा तो है, तो क्या ये रियल होगा? नो, ये रियल नहीं हुआ। क्यों? बेचा है पर नगद कहाँ है, दिखा दो। बेचा है लेकिन नगद कहाँ है? नगद बेचा दोनों मिलना चाहिए। श्याम को माल बेचा, सिर्फ बेचा है, यहीं पर रहता श्याम को नगद माल बेचा। चलो ये भी पर्सनल अकाउंट है। श्याम को माल बेचा, देखो ना यहाँ पर माल बेचने वाला होगा, बिहारी ट्रेडर्स को माल बेचा, पर्सनल। उसी तरह श्याम को माल बेचा, पर्सनल अकाउंट। क्यों हुआ पर्सनल? क्योंकि बेचा तो था लेकिन नगद नहीं था, नगद बेचा। इसका मतलब है कि पैसा लेकर के बेचना, पैसा लेकर के बेचना या पैसा दे करके खरीदना, पेमेंट करके खरीदना। तो नगद में खरीदना या नगद में बेचना वही रियल होगा। अब इसको, इस पर्सनल को रियल बनाने में हमको क्या करना पड़ेगा? श्याम को नगद माल बेचा। अब जरा सा देखो, नगद भी है और बेचा भी है, नगद भी, और आपको सर यहां तो नाम भी है। अब तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे कि सर आपने तो कहा था कि नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, नाम है तो पर्सनल अकाउंट हो जाएगा, तो फिर आप इसको रियल क्यों कर रहे हो? जब जरा सा सुने, जब हम किसी से नगद माल खरीदते हैं या फिर किसी को नगद माल बेचते हैं, नगद माल खरीदते हैं या नगद माल बेचते हैं, तो नगद खरीदने और नगद बेचने में किसी सप्लायर या कस्टमर के नाम की आवश्यकता नहीं होती है। आप बहुत बार कोई वस्तु खरीदने के लिए अब दुकान पर जाते होगे और किसी भी दुकान से वस्तु खरीद लेते होगे, पैसा देते होगे और वस्तु खरीद लेते होगे। क्या दुकानदार ने आपका नाम पूछा? क्या आपने दुकानदार का नाम पूछा क्या नाम है? नहीं। क्यों नहीं पूछा?
क्योंकि आप पेमेंट करके, कैश दे करके माल खरीदे हो, सामान खरीदे हो। यहीं पर आप यदि कुछ पैसा घट जाता है और आप नहीं दे पाते हो तो वहाँ पर दुकानदार आपसे आपका नाम, मोबाइल नंबर और एड्रेस तक पूछ लेता है ताकि ज़रूरत पड़ने पर आपको कॉल करे और आप पैसा पहुँचाओ। तो उधार खरीदने और उधार बेचने में नाम की आवश्यकता होती है, उधार खरीदने और उधार बेचने में नाम की आवश्यकता होती है, लेकिन नगद खरीदने और नगद बेचने की जहाँ तक बात हो तो नाम की आवश्यकता नहीं होती है। यहाँ पर नगद माल बेचा में श्याम की कोई आवश्यकता नहीं है। श्याम रहे तो भी, श्याम ना रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। नगद माल बेचा रियल अकाउंट होगा। क्लियर है? तो जब भी नगद बेचा हो या नगद खरीदा हो, बस आंख मूंद करके नहीं, आंख खोल करके रियल अकाउंट कर देना। ठीक ठीक उसी तरह देखो, नगद माल खरीदा, नगद मिल रहा है, खरीदा मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये रियल अकाउंट हो जाएगा। ठीक। फर्नीचर खरीदा, अब कहोगे सर यहाँ पर तो नगद नहीं है, तो फर्नीचर हम खरीदे, पता नहीं किससे खरीदे, नाम नहीं दिए हुआ है तो हम समझेंगे नगद खरीदा। यदि किसी लेन देन में नाम नहीं दे रखा है तो इसका मतलब समझा जाएगा नगद खरीदा। और यहीं पर हम नाम दे दें, यहीं पर नाम दे दें कि दरभंगा फर्नीचर से फर्नीचर खरीदा, इसका मतलब उधार खरीदा और ये पर्सनल हो जाएगा। यदि किसी लेन देन में नाम नहीं है और खरीदने और बेचने वाली बात हो रही है तो समझा जाएगा नगद खरीदा, नगद छिपा हुआ है, इसका मतलब फर्नीचर जो खरीदा वो नगद खरीदा। समझ में आ गई बात? नगद यहां पर छिपा हुआ है। कोई डाउट? ठीक उसी तरह भवन खरीदा, इसका मतलब भवन नगद खरीदा। यदि किसी सप्लायर का नाम या कस्टमर का नाम नहीं दिया हुआ रहे तो समझे कि नगद खरीदा या नगद बेचा, और ये सब हो जाएगा कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। तो मेरे ख्याल से रियल समझ में आ गया होगा। जिस लेन देन में नगद खरीदा या नगद बेचा मिल जाए तो आप समझ लो कि वो रियल अकाउंट है। ठीक। लास्ट में हम लोग आते हैं 3rd नंबर में, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन था कि जिस लेन देन में खर्च, हानि और आय लाभ हो, जिस लेन देन में खर्च, हानि तथा आय लाभ हो, उस लेन देन को हम लोग कौन सा अकाउंट बोलते हैं? नॉमिनल अकाउंट बोलते हैं। इसका मतलब है कि डेफिनेशन से ये क्लियर हो रहा है कि नॉमिनल अकाउंट में जितने भी खर्च हैं, चाहे वो सैलरी हो, तो जिस लेन देन में आपको सैलरी दिख जाए यानी वेतन, जिस लेन देन में आपको वेजेस दिख जाए यानी मजदूरी, जिस लेन देन में आपको रेंट दिख जाए, किराया, जिस लेन देन में कमीशन दिख जाए, इसका मतलब है कि एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम और गेन्स। जैसे वेतन दिया, एक्सपेंसेस, वेतन पाया, इनकम, वेजेस दिया, एक्सपेंसेस, वेजेस पाया, इनकम। बट वेजेस और सैलरी कभी भी बिजनेसमैन पाता नहीं है, देता है। रेंट पेड, किराया दिया, एक्सपेंसेस, खर्च और किराया वसूला, इनकम। डिस्काउंट अलाउड, खर्च, डिस्काउंट रिसिव्ड, इनकम। कमीशन पेड, खर्च और कमीशन पाया, इनकम। क्लियर है? तो खर्च और हानि से जो रिलेटेड अकाउंट है इसको हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। और जिस लेन देन में आपको ये एक्सपेंसेस और इनकम वाली बात मिल जाए तो वो नॉमिनल अकाउंट होगा। चलो, अब तो हम ये समझ में आ गया कि आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शंस। इसका मतलब है कि हमने लेन देन को पहले पहचाना कि लेन देन किस टाइप का है। ठीक। अब हम लोग आएंगे सेकंड टॉपिक पे, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। क्लियर है? चलो,
सेकंड पार्ट हम लोग इसका ले रहे हैं, अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। अब आइडेंटिफाई करने के बाद, नेचर आइडेंटिफाई करने के बाद हम लोग उस पर रूल अप्लाई करते हैं। यदि वो पर्सनल है तो पर्सनल का रूल अप्लाई करेंगे, और पर्सनल का रूल है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। मीन्स पाने वाले को डेबिट करें तथा देने वाले को क्रेडिट करें। नेक्स्ट है रियल, वास्तविक या संपत्ति खाता। इसका रूल है डेबिट और क्रेडिट का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो वस्तु या संपत्ति व्यापार में आ रहा है उसे डेबिट करो, और जो वस्तु या संपत्ति हमारे व्यापार से जा रहा है आप उसे क्रेडिट करो। थर्ड है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, debit all the expenses and losses and credit all the income and gains। मीन्स खर्च और हानि को डेबिट करें, जितने भी इनकम और गेन्स होगा उसको आप क्रेडिट करो। तो ये हो गया आपका अप्लाई द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट। हम लोग जो जिस नेचर का है लेन देन उस पर वो रूल अप्लाई करते हैं। यदि पर्सनल है तो उस नाम पर रूल अप्लाई करते हैं। पाने वाला होगा तो उसको डेबिट करेंगे, देने वाला होगा तो क्रेडिट करेंगे। रियल में यदि वस्तु हमारे व्यापार में आ रही होगी, वस्तु या संपत्ति, तो उसको डेबिट कर लेंगे, और जो वस्तु या संपत्ति हमारे बिजनेस से जा रहा होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। नॉमिनल अकाउंट में जो भी खर्च हानि होगा उसको डेबिट करना है, और जो भी इनकम और गेन्स होगा उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग आएंगे थर्ड नंबर में, फॉर्मेट ड्रॉ करेंगे। ठीक, मीन्स जर्नल बनाने के लिए हम लोग एक फॉर्मेट खींचते हैं। फॉर्मेट खींचने के लिए सबसे पहले पेज के ऊपर वाले भाग पर आपके पास रोलदार कॉपी होगा, और रोलदार कॉपी में ऊपर में कुछ स्पेस छूटा हुआ रहता है, फिर उसके बाद लाइनिंग रहती है। तो उस स्पेस में हम लोग लिखेंगे जर्नल एंट्रीज, नीचे में लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, लाइन से ऊपर इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट। यहां पर उस ट्रेडर का, यहां पर उस कंपनी का नाम लिखेंगे जिस कंपनी या ट्रेडर के बुक में जर्नल कर रहे हैं, व्यापारिक लेन देनों को लिख रहे हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लाइन पर ही लाइन खींचेंगे इस तरीके से। ये यदि रोलदार कॉपी होगा आपके पास तो लाइन खींचा हुआ होगा, डबल लाइन। हम लोग क्या करेंगे, लाइन पर ही लाइन खींचेंगे इस तरीके से। और यदि चौथाई वाला आपका कॉपी होगा जिसमें चौथाई खींचा होगा, चौथाई पर ही एक लकीर हम लोग खींचेंगे एक स्केल के बराबर। यानी इसमें जो स्पेस होना चाहिए बस एक स्केल के बराबर, और यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डेट। ज़्यादा स्पेस इसको हम लोग नहीं देते हैं। दूसरा कॉलम होता है पर्टिकुलर।
जिसको हम लोग कहते हैं विवरण। जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं, जर्नल के फॉर्मेट में कुल 5 कॉलम होते हैं, जिसमें पहला कॉलम हो गया डेट, दूसरा कॉलम हो गया पर्टिकुलर, जिसको हिंदी में हम लोग विवरण कहते हैं। सबसे ज्यादा स्पेस विवरण वाले में होना चाहिए, पर्टिकुलर वाले में होना चाहिए। आपका तीसरा जो कॉलम है वो होता है LF। LF का मतलब होता है लेजर फॉलियो। लेजर फॉलियो का मतलब होता है खाता पृष्ठ संख्या। जब हम जर्नल के बाद लेजर बनाते हैं, नेक्स्ट चैप्टर पे जाते हैं, जर्नल से हम लोग लेजर बनाते हैं, क्लासिफाइड करते हैं, तो लेजर का पेज नंबर जर्नल वाले में और जर्नल का पेज नंबर लेजर वाले में देते हैं। तो यहाँ पर जिस पेज पर जर्नल बना हुआ है वो पेज नंबर जब हम लेजर बनाते हैं तो वहाँ पर लिखेंगे जर्नल लेजर, ये जर्नल फॉलियो GF, और लेजर का जो पेज नंबर होता है वो जर्नल में लिखेंगे, ताकि हमको कोई चीज़ देखना हो, किसी एंट्री को देखना हो तो हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ रहता है लेजर फॉलियो, और उस पेज को हम लोग पलट करके इसका लेजर देख सकते हैं। इस जर्नल का लेजर किस पेज पे है वो लेजर वाले बुक में जाकर के हम लोग देखेंगे, यहाँ पर पेज नंबर उलट करके। फिलहाल यदि हम बुक से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लेजर फॉलियो का कॉलम खींचते तो हैं, लेकिन यहाँ पर लेजर फॉलियो नंबर हम लोग डालते नहीं हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ नंबर में होता है डेबिट अमाउंट, मीन्स लेन देन कितने की हुई है, यहाँ पर अमाउंट लिखा जाता है। और सेकंड जो अमाउंट का ही कॉलम होता है, अमाउंट के लिए 2 कॉलम होता है, एक डेबिट और दूसरा क्रेडिट। अमाउंट के लिए 2 कॉलम, डेबिट और क्रेडिट अमाउंट। तो जो अमाउंट डेबिट में लिखा जाता है वही अमाउंट क्रेडिट में भी लिखा जाता है, क्योंकि मैंने पहले ही बताया कि हम लोग जर्नल, लेजर या ट्रायल बैलेंस जो तैयार करते हैं वो सिस्टम है हमारा डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली। और दोहरा लेखा प्रणाली में एक ही लेन देन के 2 पक्ष होते हैं, जिसमें से एक को हम लोग डेबिट करेंगे, दूसरे को क्रेडिट। तो उतने ही अमाउंट से डेबिट करना है और उतने ही अमाउंट से क्रेडिट करना है। चलो अब किसको क्या बोलते हैं ये देख लो। ये जो आप देख रहे हो जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इसको हम लोग बोलते हैं हेडिंग, HEADING, हेडिंग। हेडिंग का मतलब होता है शीर्षक। ऊपर में जो लिखते हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ, इसको हम लोग बोलेंगे हेडिंग। ठीक, आपको इस तरीके से नहीं करना है, मैं समझाने के लिए इसको हम लिखते रहे हैं हेडिंग। ये आप मत लिखना हेडिंग, और आप सर्कल मत खींचना। अब सीधे ऊपर में लिखोगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर ट्रेडर का नाम, इसको हम लोग बोलेंगे हेडिंग। क्लियर है, शीर्षक। चलो, ये जो मैंने खींचा है लकीर, डेट, पर्टिकुलर, LF, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, इसको हम लोग बोलेंगे फॉर्मेट। ये पूरा फॉर्मेट हो गया। जर्नल का इसी तरह का फॉर्मेट होता है, जब भी हम लोग जर्नल बनाएं तो इसी तरह के फॉर्मेट में बनाएं। जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं, डेट कॉलम, ये हो गया कॉलम, ये जितने भी देख रहे हो 1 2 3 4 5, इसको हम लोग बोलेंगे कॉलम। ठीक है, और इसको हम लोग बोलेंगे रॉ। ये जो आप देख रहे हो ये वर्टिकल लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ये कॉलम हो गया, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये रॉ हो गया। क्लियर है। चलो, 5 कॉलम होते हैं, डेट, पर्टिकुलर, LF, लेजर फॉलियो, डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट। यहाँ पे अमाउंट लिखा जाता है इस दोनों में। इसमें पर्टिकुलर में डेबिट क्रेडिट किया जाता है, और डेट में लेन देन जिस डेट को हुआ है उस डेट को यहाँ पर लिखा जाता है। ठीक है, डेट लिखने का फॉर्मेट है, जैसे जनवरी 5 को लेन देन हुआ है तो हम लोग इस तरह से जनवरी 5 लिखे, 2020 जनवरी 5। फिर उसके बाद दूसरा लेन देन जनवरी 8 को हुआ है तो जनवरी 8 ऐसे लिखे। बार जनवरी हम लोग नहीं लिखे, बार जनवरी नहीं लिखे। जनवरी के लिए ये डिट्टो, इसको हम लोग बोलेंगे डिट्टो, DITTO, डिट्टो। डिट्टो देख करके 8 लिख दिया, इसका मतलब ये जनवरी यहाँ पर आ गया, 8 लिख दिया। ठीक, चलो, ये तो डेट लिखने का फॉर्मेट हो गया। चलो, पर्टिकुलर में हम लोग क्या करते हैं, पर्टिकुलर में 3 लाइन होता है, 3 लाइन। पहला लाइन डेबिट का, दूसरा लाइन क्रेडिट का, और तीसरा लाइन नरेशन का, और एक लाइन पतला सा लकीर खींच देते हैं, किसमें, पर्टिकुलर वाले में, ताकि लेन देन को अलग अलग किया जा सके, लेन देन को अलग अलग किया जा सके। अब जैसे जनवरी 5 का जो लेन देन है, जरा सा समझेंगे, जनवरी 5 का जो लेन देन है हम लोग यहाँ पर जनवरी 5 लिखे, और एक लेन देन का जर्नल जो है वो 3 लाइन में आएगा मिनिमम। एक डेबिट के लिए,
दूसरा लाइन क्रेडिट के लिए। सबसे ऊपर डेबिट आइटम लिखा जाता है, सबसे ऊपर जो लिखा जाता है वो डेबिट आइटम, फिर उसके नीचे जो लिखा जाता है वो क्रेडिट आइटम, और उसके नीचे जो लिखा जाता है ब्रैकेट में उसको हम लोग बोलते हैं नरेशन। नरेशन का मतलब होता है संक्षेपण। डेबिट आइटम, क्रेडिट आइटम और नरेशन। नरेशन का मतलब संक्षेपण। चलो डेबिट में हम लोग ऊपर, अब तो ये समझ में आ गया डेबिट, क्रेडिट और नरेशन जर्नल में तीन ही होता है। यदि आपने ये सीख लिया, यदि आपने ये सीख लिया तो फिर जर्नल बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। मेन जर्नल में बस व्यापारिक लेन देनों में ये चूज करना होता है कि कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट, कौन सा डेबिट और कौन सा क्रेडिट। क्लियर है? तो डेबिट आइटम जो हम लोग लिखेंगे इसके सामने में अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे, जैसे 10,000 रुपया, तो डेबिट अमाउंट में डेबिट के सामने में 10,000, और क्रेडिट वाले में यहाँ नहीं लिखेंगे 10,000, नीचे इसके सामने में हम लोग लिखेंगे 10,000 रुपया। यानी एक ही अमाउंट डेबिट में और वही अमाउंट हम लोग क्रेडिट में भी डालते हैं। डेबिट कॉलम में डेबिट वाला और क्रेडिट कॉलम में क्रेडिट अमाउंट में क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे, सेम अमाउंट लिखेंगे। अब डेबिट आइटम में जो हम लोग लिखेंगे तो डेबिट कॉर्नर पर लिखेंगे। क्रेडिट जो लिखेंगे तो क्रेडिट के बदले हम लोग कुछ हटा करके 1/4, यहां से नहीं, अब यदि यहां से लिखते हो क्रेडिट आइटम तो गलत हो जाएगा। कुछ हटा करके हम लोग क्रेडिट नहीं लिखते हैं, क्रेडिट के बदले हम लोग यूज करते हैं 2। ठीक, तो यहां पर डेबिट आइटम, यहां पर क्रेडिट आइटम, और थर्ड लाइन जो होता है वो नरेशन। नरेशन का मतलब हम जिस लेन देन का जर्नल तैयार करने जा रहे हैं, डेबिट और क्रेडिट के फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं, उस लेन देन को आप अपने शब्दों में लिख दो, ताकि हमारे अलावे हमसे रिलेटेड जितने भी पर्सन हैं, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो डेटर हो, ठीक, चाहे वो हमारा इन्वेस्टर हो, हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को देख करके वो समझ जाए कि ये जो मैंने जर्नल कर रखा है, डेबिट और क्रेडिट कर रखा है, वो किस लेन देन का। क्योंकि हम कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, कॉमर्स के टीचर हैं, हम बुक को देख करके पता लगा सकते हैं कि ये किसका जर्नल है, किस लेन देन का जर्नल है। लेकिन हमारे अलावे जो भी हमसे रिलेटेड पर्सन है, चाहे वो इन्वेस्टर हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो क्रेडिटर हो, चाहे वो डेटर हो, ठीक, कोई भी पर्सन हो, तो वो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट को सिर्फ नरेशन से पकड़ता है, सिर्फ नरेशन देख करके समझता है कि डेबिट और क्रेडिट किस लेन देन का किया गया है। क्लियर है? मैं छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूं। फॉर एग्जाम्पल, जनवरी 5 को मैंने राम को 500 रुपये का माल बेचा, राम को माल बेचा 500 रुपये का। सपोज इसका जर्नल बनेगा, हम लोग यहां राम को डेबिट करेंगे, ठीक, राम डेबिट, कॉर्नर पर डेबिट। राम को क्या बेचा? माल बेचा, और माल बेचने का स्पेलिंग होता है सेल्स अकाउंट। ठीक है? तीसरा लाइन जो होता है वो नरेशन का होता है। नरेशन में हम लोग लिखेंगे, इसी को हम अपने लैंग्वेज में सोल्ड गुड्स टू राम, सोल्ड गुड्स टू राम। 500 डेबिट में और 500 क्रेडिट में। ये एक जर्नल बन गया, यानी एक लेन देन का जर्नल बन गया। और जर्नल बनने के बाद आप पर्टिकुलर वाले में देखोगे, यहां से लेकर के यहां तक मैंने पार्टीशन कर दिया, एक लकीर खींच दिया। लकीर पर ही लकीर खींचना है। रोलदार कॉपी पर आप बना रहे हो तो लाइन पर ही लाइन खींचना है, और मैंने पार्टीशन कर दिया यहां पर। अब जो मान लेते हैं कि जनवरी 8 है, जनवरी 8 को राम से नगद पाया, और इसका जर्नल यदि बनाना है 200 रुपया, तो हम लोग यहां पर लिखेंगे जनवरी 8, ठीक। और राम से नगद पाया में कैश को डेबिट करेंगे, टू देने वाला है राम, टू राम। थर्ड लाइन नरेशन लिखेंगे, कैश रिसिव्ड फ्रॉम राम, 200 डेबिट में और 200 क्रेडिट में। क्लियर है? फिर हम लोग पर्टिकुलर वाले में एक लाइन खींचेंगे पार्टीशन करने के लिए, ये अलग है और ये अलग लेन देन का जर्नल है। कोई डाउट? मैंने यहाँ पर आपको जर्नल तैयार करना, डेबिट और क्रेडिट करना नहीं सिखाया है, मैंने आपको फॉर्मेट सिखाया है। फॉर्मेट में ऊपर हेडिंग, ये जो आप देख रहे हो डेट, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और LF, जब भी पेज चेंज होगा, पेज यदि चेंज होगा तो डेट, पर्टिकुलर,
LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट इसी तरह लिखा जाएगा नेक्स्ट पेज पे। लेकिन अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर क्या पेज चेंज होगा तो हेडिंग भी लिखेंगे? नो, हेडिंग हम तभी लिखेंगे जब हम क्वेश्चन चेंज कर रहे हो, दूसरे क्वेश्चन का बनाए। अब जैसे एक क्वेश्चन का 2 पेज पर जर्नल एंट्री करना पड़े, एक ये भी पेज आ जाए और बगल वाला पेज भी कवर कर ले एक ही क्वेश्चन का, तो हम लोग सिर्फ जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ इसी पेज पर लिखेंगे, पहले पेज पर। दूसरे पेज पर फिर से इस तरह का फॉर्मेट खींचेंगे, जर्नल एंट्रीज लिखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट लिखेंगे। यानी पेज चेंज होगा एक ही क्वेश्चन में, यदि 2 पेज कवर करता है तो पेज चेंज होगा तो डेट पर्टिकुलर LF डेबिट अमाउंट क्रेडिट अमाउंट लिखा जाएगा, लेकिन हेडिंग नहीं लिखा जाएगा। और क्वेश्चन चेंज होगा तो हेडिंग भी लिखा जाएगा, हेडिंग भी लिखा जाएगा, फॉर्मेट खींचेंगे और हेडिंग भी लिखेंगे क्वेश्चन चेंज होगा तो। क्लियर है? जर्नल में कुल 5 कॉलम होते हैं, ये भी तो समझ में आ गया। और लास्ट में हम लोग क्या करते हैं? टोटल करते हैं। यदि एक ही पेज पर है, यदि एक ही पेज पर है और एक ही पेज पर एक सारा क्वेश्चन बन जाता है, एक क्वेश्चन पूरा बन जाता है, तो हम लोग यहां पर लिखते हैं टोटल। ठीक, डेबिट का टोटल डेबिट में 700 और क्रेडिट का टोटल क्रेडिट में 700 रुपया। लेकिन यदि 2 पेज में जर्नल चला जाए एक ही क्वेश्चन का, तो यहां पर लिखेंगे कैरी फॉरवर्ड टोटल CFD या CF, टोटल CF यानी टोटल कैरी फॉरवर्ड। ठीक, इसको ढो करके आगे ले जाना है। और नेक्स्ट पेज पर यहां पर लिखेंगे हम लोग ब्रॉड यानी टोटल ब्रॉड फॉरवर्ड, और यही 700 ऊपर में लिख देंगे। जब हम लोग बनाएंगे तो देखेंगे इसको। ठीक, तो ये हो गया टोटल ऑफ जर्नल। तो फर्स्ट नंबर में आपने सीखा आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन। सेकंड नंबर में आपने सीखा कि रूल कैसे अप्लाई करेंगे, कौन कौन सा रूल होता है। थर्ड नंबर में आपने सीखा फॉर्मेट ड्रॉ करना। ये जर्नल का फॉर्मेट हो गया। क्लियर है? फोर्थ नंबर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एंट्री। मैंने कहा था कि राम को माल बेचा, कितनी आसानी से मैंने बना लिया राम टू सेल्स। राम से नगद पाया, कैश टू राम। ठीक, तो अब हम किसको डेबिट करें और किसको क्रेडिट करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें यही सीखना है। इसलिए एंट्री पर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि आपको एंट्री करने आ गया तो फिर फॉर्मेट खींचना, टोटल करना और लिखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्लियर है? चलो अब हम लोग आते हैं एंट्री। एंट्री मीन्स प्रविष्टि। व्यापारिक लेन देनों को लिखना, बुक्स ऑफ अकाउंट में लिखना ही क्या कहलाता है? एंट्री कहलाता है, प्रविष्टि कहलाता है। और एंट्री में हम लोग सीखेंगे डेबिट और क्रेडिट। क्या सीखना है? डेबिट और क्रेडिट मीन्स लेन देनों में किसको डेबिट किया जाएगा और किसको क्रेडिट किया जाएगा। ओके, चलो चलते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा हम लोग सीखेंगे। कैश पेड टू राम। ठीक, कैश पेड टू राम मीन्स राम को नगद दिया। अब यहां पर मैंने बताया था सबसे पहला काम करना है कि आइडेंटिफाई करेंगे, नेचर आइडेंटिफाई करेंगे कि ये किस प्रकार का अकाउंट है। तो ये पर्सनल अकाउंट है। क्यों? क्योंकि राम नाम है।
जिस लेन देन में नाम मिल जाए, जिस लेन देन में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था या कंपनी का नाम मिले, वो लेन देन हमारा पर्सनल अकाउंट होगा। चलो ये पर्सनल अकाउंट है, राम को नगद दिया, पर्सनल अकाउंट। अब पर्सनल अकाउंट सेकंड नंबर में मैंने बताया था रूल अप्लाई करो। क्या बताया था? रूल अप्लाई करो। पर्सनल है तो पर्सनल का रूल अप्लाई करो, पर्सनल है तो पर्सनल का रूल अप्लाई करो। और पर्सनल का रूल है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। किस पर रूल अप्लाई करेंगे? किस पर अप्लाई करेंगे? पर्सनल। किसके कारण पर्सनल हुआ है? राम। तो राम पर रूल अप्लाई करो। यदि राम पाने वाला है तो राम को डेबिट करो, राम देने वाला है तो राम को क्रेडिट करो। राम को नगद दिया, राम कौन है? रिसीवर है, पाने वाला है, और रूल आपका कहता है कि पाने वाले को डेबिट करो। चलो तो राम को डेबिट कर दो, ठीक, डेबिट आइटम समझ में आ गया। 2, मैंने कहा था हर लेन देन में दो पक्ष होते हैं, जिसमें से एक को डेबिट करते हैं और एक को क्रेडिट करते हैं। आपको दोनों पक्ष नजर आ रहा होगा, राम और नगद, राम और नगद। यदि आपने राम पर रूल फिट किया है तो नगद पर भी रूल सेट हो जाएगा। नगद हमारे लिए रियल अकाउंट है, चूंकि एसेट्स है, और रियल अकाउंट का रूल है जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो, ठीक। तो राम को नगद दिया, नगद जा रहा है, नगद जा रहा है, और अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट डेबिट what comes in and credit what goes out, so cash is going from my business, कैश हमारे बिजनेस से जा रहा है, इसलिए कैश को हम लोग क्या करेंगे? क्रेडिट। लेकिन अब एक बात बताओ, क्यों हम इतना क्रिटिकल करें? क्यों हम जर्नल को उलझा दें? क्यों नहीं हम जर्नल को बहुत ही इजी तरीके से सॉल्व करें, बनाएं? हमें सिर्फ एक को चुनना है, सिर्फ एक के बारे में पता करना है कि वो डेबिट होगा या क्रेडिट। हमें सिर्फ राम, पर्सनल अकाउंट में सिर्फ राम के बारे में फोकस करना है, राम पर फोकस करना है कि राम डेबिट होगा या राम क्रेडिट होगा। यदि राम डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा। हमें कैश पर रूल अप्लाई नहीं करना है। पर्सनल क्यों हुआ? राम के कारण, तो सिर्फ राम पर रूल अप्लाई करना है। राम रिसीवर या राम गिवर? राम यदि रिसीवर होगा, पाने वाला होगा, तो राम को डेबिट करो। राम यदि गिवर होगा तो राम को क्रेडिट करो। और यदि राम डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, यदि राम क्रेडिट होगा तो कैश डेबिट हो जाएगा, काम खत्म। चलो, राम डेबिट हुआ है, कैश को क्या करना है? क्रेडिट। और क्रेडिट में सीआर नहीं लगाते, सीआर के बदले हम लोग क्या करते हैं? टू। तो टू कैश अकाउंट, डेबिट हो गया, क्रेडिट हो गया। और नरेशन में तो हम लोग यही उतार देंगे, कैश पेड टू राम। यदि नरेशन बनाने में दिक्कत हो तो आप जो अब देख रहे हो ना, ये राम को नगद दिया, ये आप उतार दो यहाँ पर, कैश पेड टू राम। तो ये डेबिट आइटम, ये क्रेडिट आइटम, और ये कैश पेड टू राम यदि लिख देते हो, कैश पेड टू राम, तो ये हो गया आपका नरेशन। ये डेबिट, ये क्रेडिट और ये नरेशन। क्लियर? ठीक उसी तरह श्याम से नगद पाया, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम श्याम। कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। क्यों पर्सनल किया हमने? श्याम के लिए। अब पर्सनल है श्याम, तो श्याम पर सिर्फ फोकस करो, अदरवाइज कहीं आप मत जाओ। अब श्याम पर फोकस करो, श्याम पाने वाला या देने वाला? श्याम से नगद पाया, क्योंकि पर्सनल का रूल है पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। तो हम तो यही पता करेंगे ना कि श्याम पाने वाला या देने वाला। श्याम इज द गिवर पर्सन, देने वाला, ठीक है। श्याम से नगद पाया, श्याम देने वाला, और रूल कहता है देने वाले को क्रेडिट करो। क्रेडिट को नीचे में लिखो, टू श्याम, टू श्याम। अब जब श्याम क्रेडिट हो गया, श्याम क्रेडिट हो गया, तो श्याम से क्या पाया? कैश। मैंने बोला था सिर्फ एक के बारे में पता करो। एक यदि राम डेबिट होगा तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, श्याम क्रेडिट हो जाएगा। सिर्फ श्याम पर फोकस करो, श्याम क्रेडिट होगा तो कैश ऑलरेडी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो श्याम से नगद पाया, कैश अकाउंट डेबिट टू श्याम। तीसरा लाइन हम लोग नरेशन का लिख लेंगे। तीसरा लाइन हम लोग जो लिखेंगे वो नरेशन का, फिर उसके बाद इसको
सेपरेट कर देंगे लकीर खींच करके। आगे है अकबर से माल खरीदा। दिस इज ऑल्सो पर्सनल अकाउंट। क्यों हुआ पर्सनल? क्यों हुआ पर्सनल? अकबर के कारण, अकबर के कारण, क्योंकि अकबर नाम है। अब अकबर पर फोकस करो, पर्सनल है तो पर्सनल का रूल अप्लाई करो, पाने वाले को डेबिट और देने वाले को क्रेडिट। यदि अकबर पाने वाला है तो अकबर को डेबिट कर दो, अकबर से माल खरीदा, अकबर देने वाला है, अकबर क्या है? देने वाला, आप अकबर को क्रेडिट कर दो। ठीक, अकबर तो क्रेडिट हो गया। अकबर से क्या खरीदा? माल खरीदा, तो माल खरीदने का स्पेलिंग होता है परचेज, क्योंकि हम लोग गुड्स को 3 भाग में बांटते हैं। एक परचेज, जो मैंने खरीदा है वो परचेज, यही माल जब हम बेचते हैं तो वो सेल्स हो जाता है। यही माल जब हम बेचते हैं तो क्या हो जाता है? सेल्स। और जो माल नहीं बिकता है, रह जाता है, उसको हम लोग कहते हैं स्टॉक। गुड्स 3 प्रकार के होते हैं, 3 भाग में बांटते हैं। जो मैंने किसी सप्लायर से खरीदा है बेचने के लिए, तो खरीदने में परचेज, बेचने में सेल्स, और जो बच गया वो स्टॉक। चलो, तो अकबर से माल खरीदा, परचेज डेबिट टू अकबर। यहां पर अकबर देने वाला था इसलिए क्रेडिट हुआ और माल डेबिट हो गया। चलो, सोहन को माल बेचा, सोल्ड गुड्स टू सोहन। ठीक, कौन सा अकाउंट हो गया? पर्सनल अकाउंट। सोहन पर फोकस करो, सोहन को माल बेचा, सोहन पाने वाला या देने वाला? सोहन को माल बेचा, को का मतलब पाने वाला और से का मतलब देने वाला। यदि आप कंफ्यूज हो रहे हो कि कौन पाने वाला कौन देने वाला, तो आप ये समझ लो, को मीन्स पाने वाला और से मीन्स देने वाला। सोहन को माल बेचा, सोहन पा रहा है और हम दे रहे हैं। चलो, सोहन पा रहा है, रूल क्या कर रहा है? पाने वाले को डेबिट करो, सोहन डेबिट टू। सोहन को क्या बेचा? माल बेचा, और माल बेचने का स्पेलिंग होता है सेल्स। क्लियर है? यहां पर आप गौर करेंगे कि जितने भी पर्सनल अकाउंट थे, तो क्यों पर्सनल थे? क्योंकि उस लेन देन में नाम था, उस लेन देन में किसी व्यक्ति, फर्म, संस्था का नाम था। और जितने भी पर्सनल अकाउंट थे, मैंने पर्सनल को चिन्हित किया, सर्कल में डाला, और इस पर रूल अप्लाई किया कि ये पाने वाला या देने वाला। मैंने अदरवाइज किसी को नहीं देखा, खरीदा बेचा इसको कुछ नहीं देखा, मैंने सिर्फ नाम पर फोकस किया। यदि वो पाने वाला था तो मैंने उसको डेबिट किया, यदि वो देने वाला था तो मैंने उसको क्रेडिट किया। ठीक, सिर्फ एक को मैंने डेबिट क्रेडिट किया। और रिलेटेड आइटम जो था, अब जैसे श्याम का रिलेटेड आइटम नगद, तो श्याम क्रेडिट हुआ तो कैश डेबिट हो गया। अकबर क्रेडिट हुआ तो माल खरीदा, डेबिट हो गया। सोहन डेबिट हुआ तो माल खरीदा, क्रेडिट हो गया। और ये डेबिट और क्रेडिट होता है अकॉर्डिंग टू रूल, आप अपनी इच्छा से नहीं कर सकते हो, रूल के अकॉर्डिंग करो। यदि पाने वाला है तो डेबिट, देने वाला है तो क्रेडिट। क्लियर है? चलो, ये तो था पर्सनल का एग्जाम्पल। फिलहाल इसकी जरूरत खत्म हो चुकी है, लास्ट काम करना है हमको योग, लेकिन इससे पहले हम लोग रियल का कुछ एग्जाम्पल देख लें। चलो, नगद माल बेचा। मैंने कहा था नगद में खरीदना और नगद में बेचना, ये कौन सा अकाउंट हो जाएगा? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में जर्नल तैयार करने से पहले हम लोग थोड़ा सा रियल का रूल जान ले, डेबिट क्रेडिट करने का। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। मीन्स जो वस्तु या संपत्ति हमारे फर्म में, हमारे संस्था में आ रही है, बाहर से अंदर आ रही है, उस वस्तु या संपत्ति को डेबिट करें, और जो हमारे संस्था से जा रही है बाहर, उसको हम लोग क्रेडिट करेंगे।
नगद माल बेचा, मैंने कहा था कि नगद और बेचा यदि दोनों हो तो रियल, या नगद या खरीदा हो तो वो भी रियल। चलो रियल का रूल है, जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। नगद माल बेचने में नगद आ रहा है और नगद माल बेचा और माल बेचने में माल जा रहा है। ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ समझना है, मैंने समझाने के लिए लिखा है। तो नगद आ रहा है तो जो आ रहा है उसको डेबिट कर दो, कैश को डेबिट कर दो। माल बेचा, माल जा रहा है और माल बेचने का स्पेलिंग होता है सेल्स अकाउंट। क्लियर है? ठीक उसी तरह नगद माल खरीदा, परचेज गुड्स फॉर कैश, नगद माल खरीदा, और ये भी रियल अकाउंट क्योंकि नगद है और खरीदा है, दोनों मिलना चाहिए। नगद मिल गया खरीदा नहीं मिला तो पर्सनल, खरीदा मिल गया नगद नहीं मिला तो भी पर्सनल। तो नगद और खरीदा दोनों मिलना चाहिए, नगद और बेचा दोनों मिलना चाहिए, ओके, तभी रियल, अदरवाइज पर्सनल। और यहाँ पे एग्जाम्पल देख रहे हो, देखो श्याम से नगद पाया, नगद है लेकिन खरीदा नहीं है तो पर्सनल। यहां पर देखो अकबर से माल खरीदा, खरीदा है लेकिन नगद नहीं है तो भी पर्सनल। क्लियर है? चलो नगद माल खरीदा, कौन सा अकाउंट? रियल अकाउंट। और रियल का रूल है जो आ रहा है उसको डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। नगद माल खरीदा में माल आ रहा है और नगद जा रहा है। माल आ रहा है, माल को डेबिट करो। माल खरीदने का स्पेलिंग परचेज, परचेज को डेबिट करो। और कैश जा रहा है, कैश को क्रेडिट करो। क्लियर है? आगे देखें, मशीन खरीदा। अब कहोगे सर परचेज मशीन, अब यहां पर कहां लिखा हुआ है नगद? थोड़ा देर पहले मैंने बताया था ना कि जब किसी सप्लायर या वेंडर का नाम नहीं हो कि किससे खरीदा और किसको बेचा तो आप नगद मान लो, ये मान लो कि मैंने नगद खरीदा या नगद बेचा। अब कहोगे सर क्यों माने नगद, उधार क्यों नहीं मांगे? उधार क्यों नहीं माने? तो सिंपल सी बात है कि यदि आप उधार मानते हो कि मैंने मशीन उधार खरीदा है, तो उधार यदि आप मान रहे हो तो किससे खरीदा आपको नाम मेंशन करना कंपलसरी है। क्योंकि हम जिससे उधार खरीदते हैं और जिसको उधार माल बेचते हैं, हम बिना नाम का यदि हम लिख ले कि उधार माल खरीदा तो फिर ये रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, इसको हम लोग रिकॉर्ड करना नहीं कहेंगे, क्योंकि पता ही नहीं है कि किससे खरीदा और बाद में हमको किससे पेमेंट लेना है और किसको पेमेंट देना है। जब ये क्लियर नहीं हो पाएगा लिखने से तो अकाउंटेंसी का कोई वैल्यू ही नहीं रह गया, कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं रह गया। क्लियर है? तो जब भी उधार लेन देन की बात होती है तो हम लोग यहाँ पर नाम लिखते हैं, लेकिन नगद लेन देन की बात होगी तो नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ देखो ना, नगद माल खरीदा, किससे खरीदा पता नहीं है, लिखने की भी जरूरत नहीं है, नाम मालूम भी होगा तो भी नहीं लिखेंगे। नगद माल बेचा, किसको बेचा, नाम मालूम भी होगा तो भी नहीं लिखेंगे, क्योंकि उसके नाम की जरूरत नहीं है। मशीन खरीदा, किससे खरीदा, नाम नहीं मालूम है, इसका मतलब नगद खरीदा। चलो यहाँ पर छिपा हुआ है, क्या चीज छिपा हुआ है? नगद। तो नगद मशीन खरीदा में नगद जा रहा है और मशीन हमारे फर्म में आ रहा है। जो आ रहा है उसको डेबिट करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू, मेरे यहां से कैश जा रहा है टू कैश अकाउंट। तुम्हारे दिमाग में एक बात और आ रही होगी, सर मशीन खरीदा तो परचेज क्यों नहीं लिखा? जैसे यहाँ पर माल खरीदा था तो परचेज लिखा, यहाँ पर मशीन खरीदा तो परचेज क्यों नहीं लिखा? तो माल खरीदने का स्पेलिंग परचेज होता है, माल बेचने का स्पेलिंग सेल्स होता है। माल के अलावा यदि कोई हम एसेट्स खरीदते हैं या एसेट्स बेचते हैं तो वो परचेज और सेल्स में नहीं जाएगा। माल के अलावा यदि कोई एसेट्स खरीदते हैं या एसेट्स बेचते हैं तो वो परचेज में नहीं जाएगा, एसेट्स का नाम हो जाएगा। यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट करोगे तो इसका मतलब ये समझा जाएगा कि मशीन हमारे लिए माल है, गुड्स है। ठीक है, मशीन हमारे लिए गुड्स है। तो रियल अकाउंट मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा। नगद में कोई चीज़ खरीदना या नगद में कोई चीज़ बेचना
ये हमारे लिए रियल अकाउंट है। रियल अकाउंट का रूल है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो वस्तु आ रही है उसको डेबिट करो, जो वस्तु जा रही है उसको क्रेडिट करो। क्लियर है? चलो, अब पर्सनल समझ में आ गया, रियल समझ में आ गया, जरा सा नॉमिनल का कुछ एग्जाम्पल समझ लें। खर्च हानि और आय लाभ से संबंधित खाते को हम लोग नॉमिनल अकाउंट कहते हैं। वेतन दिया, पेड सैलरी, वेतन, नॉमिनल अकाउंट, जिसे न छू सकते हैं ना देख सकते हैं, सिर्फ महसूस कर सकते हैं, सिर्फ नाम ही होता है। वेतन सिर्फ नाम है, ठीक। तो वेतन दिया, पेड सैलरी, रूल है नॉमिनल अकाउंट का, खर्च हानि को डेबिट और आय लाभ को क्रेडिट। मींस वेतन हमारे लिए फिलहाल हमारे बिजनेस के लिए खर्च है, और अकॉर्डिंग टू रूल डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। मींस वेतन हमारे लिए खर्च है, आप सैलरी को डेबिट कर दो। वेतन में क्या दिया? कैश। वेतन में क्या दिया? कैश। कोई भी खर्च में कैश जाता है, कोई भी इनकम में कैश आता है। तो जब सैलरी डेबिट हो गया तो वेतन में दिया क्या? कैश। कैश क्रेडिट हो जाएगा। ठीक उसी तरह किराया पाया, रेंट रिसिप्ट, ये भी नॉमिनल अकाउंट, चूंकि किराया हमारे लिए फिलहाल अभी इनकम है। किराया दिया तो एक्सपेंसेस, किराया पाया तो इनकम। ये किराया हमारे लिए अभी इनकम बन करके आया है। इनकम का मतलब आमदनी, ठीक। और अकॉर्डिंग टू रूल नॉमिनल अकाउंट का रूल है कि जो इनकम होगा उसको क्रेडिट करते हैं। इसका मतलब किराया यहाँ पर इनकम है, इसलिए किराया को क्रेडिट करेंगे। अब कहोगे कि सर यदि रेंट दिया होता तो, किराया दिया होता तो किराया हमारे लिए खर्च होता और रेंट को डेबिट करते सैलरी की तरह। चलो, रेंट क्रेडिट हो गया तो रेंट में क्या पाया? कैश। कैश को डेबिट कर लेंगे। क्लियर है? तो आपने एग्जाम्पल समझा पर्सनल का, रियल का और नॉमिनल का। हम लोग फॉर्मेट खींच करके, जर्नल का फॉर्मेट खींच करके हम लोग डेबिट, क्रेडिट, और मैंने तीसरा बताया था ना नैरेशन लिखना, बस वही इंग्लिश आपको लिख देना, ये नैरेशन हो गया। फिर पार्टीशन कर देना एक लाइन खींच करके पर्टिकुलर में, आपका जर्नल तैयार है। ठीक, टोटल करने का भी मैंने बता रखा था पहले ही, फॉर्मेट जब हमने खींचा था तो टोटल भी किया था। तो इस तरह जर्नल कर सकते हो, लेकिन ये एक तरह से प्राइमरी जर्नल है, ये नॉर्मल है। नॉर्मल का मतलब इसको हम लोग सिंपल जर्नल कहते हैं, साधारण। लेकिन आपके जर्नल में अब जैसे मिलेंगे नगद रुपये से व्यापार प्रारंभ किया, फिर बैंकिंग ट्रांजैक्शंस मिलेगा, बैंक से संबंधित जितने भी लेन देन होते हैं, जैसे बैंक से ब्याज पाया, बैंक ने कमीशन के लिए कुछ खर्च काट लिया। इसके अलावा बहुत सारा है, जैसे मैंने किसी से चेक पाया, किसी को चेक से पेमेंट किया। तो बहुत सारे ऐसे ट्रांजैक्शंस हैं जो कि थोड़ा सा सिंपल से हट करके हैं। तो सिंपल को सिंपल तरीके से सॉल्व करें, जर्नल तैयार करें। लेकिन यदि कुछ स्पेशल जर्नल आ जाता है तो थोड़ा सा वो समझना पड़ेगा, आपको सीखना पड़ेगा। तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखेंगे बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, और इसके अलावा भी बहुत सारा ट्रेड डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट वगैरह का एंट्री हम लोग कैसे करते हैं वो देखेंगे। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।